Hello. Today, this is physics for class 12. I want to correlate between electrostatic and मैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म कैसे कोरिलेट किया जाता है, और ये आपको मतलब पढ़ना कैसा चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेट जो है तो वह मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए चार्ज जो है, जैसे हमको प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज हमको मिलता है, लेकिन हमको मोनोपोल्स जैसे केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल ये तो हमको मिलता नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आपने तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है और वह साउथ पोल में एंटर करता है, और भीतर फिर साउथ मैग्नेट के भीतर वह साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। इसके फलस्वरूप आपको एक क्लोज लूप मिलता है, एक क्लोज लूप मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह का कोई भी सवाल नहीं उठता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और वह निगेटिव चार्ज है तो उसका फील्ड इनवर्ड होगा। तो अलग अलग होता है। तो देखिए डिफरेंस आप देखते जाइए, ये डिफरेंस है। हम ये क्यों कर रहे हैं कि कैसे आप कंपाइल कीजिएगा, आप पढ़ना कैसा चाहिए और किस तरह से आप कंपाइल कर रहे हैं कि दोनों के बीच में और दोनों के फॉर्मूलाज में आप किस तरह से कंपाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता ही चल गया, यहाँ पर क्लोज लूप तो बनता ही नहीं है, क्लोज लूप फॉर्मेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह क्लोज लूप होता है। तो फिर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको और भी कंसंट्रेटेड किया गया है कि हमारे पढ़ाई में और भी इजी हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लाया गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एक डॉट प्रोडक्ट है। और उसी तरह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एक डॉट प्रोडक्ट है। देखिए दोनों में डॉट प्रोडक्ट ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक चार्ज है। तो चार्ज में आप देखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड निकल रहा है। तो अगर आप फ्लक्स ले रहे हैं तो वह चूँकि वहाँ पर एरिया लिया हुआ है, तो वहाँ से आपको एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, वह तो निकल रहा है। और इधर आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिए कि आप नॉर्थ पोल को ही ले लीजिए। तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ आप एक सरफेस मान लीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, देख रहे हैं ना आप, क्लियर कट देखते हैं वहाँ पर आपको, अब फिगर्स में आपको देखे हुए कि इधर इन कर रहा है और नॉर्थ पोल से आउट कर रहा है, साउथ से उसका वह सरफेस जो है वह भीतर इन कर रहा है और बाहर निकल रहा है। जितना इन किया उतना बाहर निकल गया। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको कि अगर नॉर्थ पोल के चारों तरफ आप एक सरफेस कंसीडर कीजिए, नॉर्थ पोल के चारों तरफ जब आप एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या घटना घट रहा है, वहाँ पर घटना घट रहा है कि जितना इन किया उतना मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। तो मतलब उस सरफेस में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा ही नहीं ना। तो उस सरफेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा ही नहीं, तो दैट मीन्स वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर देख रहे हैं तो वहाँ चार्ज है, उसके चारों तरफ आप एक सरफेस कंसीडर कीजिए, तो वहाँ पर आपको चार्ज निकल रहा है। दैट मीन्स उस सरफेस में आपका फ्लक्स है। तो देखिए किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। तो फिर उधर से इधर भी देखिए कि कैसा है कि हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है और निगेटिव चार्ज लिया जाता है, उन लोगों के दोनों के बीच की दूरी को 2a कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, तो एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वो भी एक डाइपोल का काम कर रहा है। तो इधर देखिए और एक बात आता है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल में और एक बात आता है, जैसा कि आपको पता है कि सोलिनॉइड में जब भी करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो वो पूरा का पूरा बार मैग्नेट जैसा ही बनता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरा बार मैग्नेट जैसा होता है। तो बार मैग्नेट होता है, इसका मतलब जब भी करंट सोलिनॉइड से पास किया जाता है, सोलिनॉइड क्या है, एक तो कॉइल है, आपको सबको पता है, तो उसमें जब कॉइल में करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, वह पूरा एक बार मैग्नेट की तरह हो जाता है, बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। इसका मतलब होता है कि उसके एक एंड में नॉर्थ पोल और दूसरे एंड में साउथ पोल क्रिएट होता है। तो फिर उधर इधर देख इस तरफ से फिर देखिए कैसा हो रहा है। हम सोलिनॉइड को एक नंबर ऑफ कॉइल्स लिए हुए, मान लीजिए 10 तो टर्न है या 15 टर्न है, इस तरह का टर्न्स है, उसको एक स्प्रिंग जैसा चीज़ है, उसको हमने क्या सोलिनॉइड माना है और उसमें से करंट फ्लो किया है, तो वह एक बार मैग्नेट का जैसा, बार मैग्नेट जैसा होता है। तो उसी तरह अगर हम ये n नंबर्स ऑफ कॉइल की जगह हम एक ही कॉइल ले ले, एक ही कॉइल ले ले, एक ही लूप ले ले, उसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ ट्रीट करता है। क्यों मैग्नेटिक, एक ही कॉइल है, जैसा वह सोलिनॉइड का ही एक टुकड़ा हो गया ना, एक कॉइल लिया मतलब वह तो सोलिनॉइड का ही एक पार्ट हो गया। तो जैसे सोलिनॉइड में आप करंट पास करते ही उसका जो बार मैग्नेट जैसा हो जाता है, तो उसके एक एंड में नॉर्थ पोल होता है, दूसरे एंड में साउथ पोल होता है। तो हमने उसी का एक कॉइल लिया, तो एक कॉइल में जब भी आप करंट, उसमें करंट पास होता है तो उसमें भी वही हो गया, एक एंड में एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरे एंड में उसका साउथ पोल होगा। तो इससे क्या हो गया कि हम एक कॉइल में जब भी करंट, एक लूप में अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा काम करता है। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक डाइपोल जैसा काम करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करता है, एक जैसा आपने पढ़ा है तो आपको सवाल उठना चाहिए कि जैसा आपने पढ़ा है कि एक लूप के भीतर अगर करंट फ्लो किया जाता है, एक लूप के भीतर अगर करंट फ्लो किया जाता है तो वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आप देखिए कि सोलिनॉइड में जब भी आप करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट आप उसमें से पास करवाते हैं तो वह सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा बन जाता है। तो सोलिनॉइड चूंकि वह एक बार मैग्नेट की तरह बन जाता है तो उसका मतलब एक एंड में उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरे एंड में उसका साउथ पोल होता है। तो वही कॉइल का ही तो हम एक टुकड़ा लिया हुआ है, एक टर्न लिया हुआ है, एक लूप लिया हुआ है, तो उसमें भी करंट आप पास किया जाएगा तो उसका एक एंड में नॉर्थ पोल होगा और दूसरे एंड में साउथ पोल होगा। सो वी कंसिडर दैट इफ current carrying loop, that current carrying loop is considered as a magnetic dipole। तो देखिए दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर कीजिए, जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा और इस तरह से पढ़ाई किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, आपको जैसा पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसा कि उसमें उस डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट होता है, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वह क्या है 2a इंटू क्यू। ये हमने क्या है कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है 2a इंटू क्यू, और ये डाइपोल मूवमेंट ये वेक्टर है। तो उसी तरह हम मैग्नेटिक डाइपोल में जाएंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल में I इंटू a, दैट इज I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड द a इज द एरिया। सो वहाँ भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल क्या बन रहा है, IA बन रहा है। तो इस तरह से देखिए हम कैसे लिंक कर रहे हैं। दिस इज लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिंक करने अगर कर सकते हैं तो दैट मीन्स यू आर कंपाइलिंग इट एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो फिर उस तरह से देखिए अगर जब एक चार्ज है तो उसके चार्ज के कहीं भी पॉइंट पे, कहीं भी आप अगर पॉइंट लीजिएगा तो उस पॉइंट में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो कहीं एक चार्ज लिया उसके कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आप एक चार्ज लिया हुआ है और एक चार्ज लिया हुआ है और उस चार्ज को, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं भी एक पॉइंट पे अगर आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला आपको होता है E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो उसी तरह हम जब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया तो क्यू ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रॉब्लम है। मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम क्या है कि जैसा कि प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है, हमने पहले बोल दिया, उसी तरह मैग्नेट के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आपको नॉर्थ पोल अकेले मिलेगा नहीं, साउथ पोल अकेले मिलेगा नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो उसमें भी लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल हमने किया है। मैग्नेटिक डाइपोल हमने कैसे किया है कि एक लूप में अगर करंट फ्लो किया जाता है तो उसमें एक करंट फ्लो किया जाता है तो उसमें वह भी एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। दैट मीन्स एक एंड में नॉर्थ पोल और एक एंड में साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो देखिए अब हम इसमें है कि हमको ये एक कॉइल रखा हुआ है, तो कॉइल मतलब कि वह एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके आपके किसी भी पॉइंट पे हम अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट, मतलब एक्सियली किसी भी पॉइंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, न्यू नॉट 2m स्मॉल लेटर m बाय 4 पाई r क्यूब हो जाता है। देखिए डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में r स्क्वायर होता है और मैग्नेटिक फील्ड में आपका r क्यूब बन जाता है। तो डिफरेंस देखिए, r क्यूब बन रहा है। तो वह स्मॉल लेटर m जो है वह है आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। वह जो स्मॉल लेटर है वह मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस डाइपोल के कारण क्या हो गया, एक्सियली किसी भी पॉइंट में अगर आप निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहते तो उसका फॉर्मूला आपका बन गया क्या, न्यू नॉट 2m बाय 4 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पर r क्यूब आता है, वहाँ पर r स्क्वायर आता है। और एक बात है, इसमें हम बायो-सेवर्ट लॉ के जरिए हम मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन बायो-सेवर्ट लॉ कहता क्या है कि जब भी एक करंट आपका किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने के कारण उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह प्रोड्यूस होगा वह बायो-सेवर्ट लॉ कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर डिस्कशन कैसा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो यहाँ पर तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चार्ज की पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेट जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट को आपको नॉर्थ के रूप में या साउथ के रूप में कभी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज़ विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हियर वी हैव टू कंसिडर द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बताया जा चुका है कि ये हम कोई भी एक लूप है उसमें करंट अगर करंट अगर पास करवाते हैं तो वह एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। उस रिंग के एक्सियली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब कि ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। मतलब इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड की बात तो आ गई। तो अब वहाँ कहीं पर भी हम एक्सियली अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो गया न्यू नॉट 2 स्मॉल लेटर m बाय 4 पाई r क्यूब होता है। तो देखिए कंपाइलिंग वर्क्स देखिए किस तरह से कंपाइल किया जाता है। तो यहाँ पर ये है, हम फिर आप देखिए हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि जब भी आप मतलब एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह घूमने का वह टर्निंग इफेक्ट होता है, वहाँ पर वह टर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब वह रोटेट करने का कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है, क्योंकि प्लस क्यू में भी आपको वहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो माइनस क्यू की तरफ है वहाँ भी एक
फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वह दोनों का फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। और चूंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसी के कारण तो वहाँ पर फोर्स दो आया ना, इसी के कारण तो वह दोनों चार्ज में आपका दो फोर्स आया और दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये टर्क करना कोशिश करना चाहता है, तो टर्क मतलब कि वह रोटेट करना चाहता है, वहाँ पर एक टर्क का इफेक्ट होता है, मतलब वह रोटेट करना चाहता है। तो टर्क जब होता है तो उसके लिए हमने उसका फॉर्मूला लिया है क्या, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्रॉस E इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है कि टर्क का जो हमने फॉर्मूला लिया है, वहाँ पर क्या हुआ है, टर्क का जो फॉर्मूला लिया है वह है, आप देखिए वहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्रॉस E, वहाँ पर हमने एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अब एक डाइपोल मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट रखना पड़ेगा। मैग्नेट मतलब मान लीजिए आप कंपास, तो कंपास का जो नीडल है वो तो बार मैग्नेट ही होता है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स वहाँ पर भी एक रोटेशनल इफेक्ट होता है, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, टर्क हो रहा है। तो वहाँ पर भी चूंकि टर्क हो रहा है तो उसका टर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, M क्रॉस B। वहाँ भी देखिए आपका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, M हो गया मैग्नेटिक डाइपोल हो गया और B हो गया फील्ड हो गया। तो वहाँ भी देखिए आपका क्या हो रहा है कि आपका मैग्नेटिक डाइपोल इन क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो दोनों देखिए सिमिलर ही है। वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टर्क जो हो रहा है, जो जब भी आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वहाँ भी टर्क हो रहा है। तो वह टर्क कैसा हो रहा है, वह टर्क जो हो रहा है वह हो रहा है P क्रॉस E। तो फिर उस तरह से फिर देखिए कि हम इसका वर्क डन निकालते हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन निकालने का कोशिश करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं, डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर घटना क्या घटता है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है, मतलब कि वहाँ पर टर्क क्रिएट होता है, टर्क होने पर वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो वहाँ हो रहा है टर्क इंटू डी थीटा, मतलब कि कितना एंगल से उसको रोटेट करेगा, घुमाएगा, कितना एंगल से उसको घुमाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो टर्क क्रिएट होता है वह करने का क्या कोशिश करता है कि वह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वह इलेक्ट्रिक डाइपोल को वह पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड करने का कोशिश करता है। देखिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम दोनों चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आप देखिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल रखते हैं तो वह आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि जब भी एक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लस क्यू में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज़ क्यू इंटू ई, और फिर इधर आपका जो माइनस क्यू के तरफ भी आपका एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज माइनस क्यू डॉट ई। तो देखिए दोनों में फोर्स एक्सर्ट होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण टर्क होता है। तो ये टर्क क्या करता है कि ये आपको डाइपोल को रोटेट करने का कोशिश करता है और उसको मतलब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का कोशिश करता है। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अब जब वर्क डन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हम इनिशियली हम थीटा को इंटीग्रेट किया जाता है ना, तो इंटीग्रेट करने पर हम जब इनिशियली जो थीटा, दैट इज़ द एंगल विच द डाइपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ द थीटा विच इज़ द एंगल विच डाइपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली वी कीप थीटा एट 90 डिग्री। इनिशियली 90 डिग्री रखने का कारण है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम मतलब रेस्ट, दैट मीन्स हम मतलब कि जीरो से स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, इनिशियली एट रेस्ट ये हम लेते हैं। तो जब ये डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आपका टर्क जीरो होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग रखते हैं
तो देखिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम थीटा को 90 डिग्री इनिशियली क्यों लेते हैं। जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसमें आपको आता क्या है कि माइनस आता है माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज दिस थीटा इज द फाइनल रोटेशनल, इनिशियली इट वाज 90 डिग्री एंड थीटा इट इज द फाइनल रोटेशन एंड दिस यू कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा टर्म क्या आ रहा है, माइनस पी ई कॉस थीटा आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, हमारा जो वर्क डन आ रहा है वह हमारा माइनस डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वर्क डन जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, माइनस एम डॉट बी। देखिए वहाँ पर भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए दोनों में इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, टर्क क्या होता, टर्क जो आपका था डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई था टर्क में, और इधर मैग्नेटिक डाइपोल में आपका क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल क्रॉस बी था। लेकिन जब हम वर्क डन में आ गए तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया, हमारा वर्क डन जो हो गया माइनस पी डॉट ई आ गया, और उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या आ गया, जो हमारा वर्क डन आया वह माइनस एम स्मॉल एम, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल डॉट बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया। यहाँ हम फिर से कर रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल एम का जो होता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ गया तो एन आई ए हो जाता है, बस यही है। तो देखिए हम कैसे दोनों चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कंपाइलिंग वर्क, यू हैव टू कंपाइल इट। तो यहाँ पर फिर देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए कि यहाँ पर जब आप मतलब कि ये सॉलिनॉइड है, तो सॉलिनॉइड में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सॉलिनॉइड के बाहर, दोनों तरफ बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन सॉलिनॉइड के भीतर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वह न्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। देखिए दोनों तरफ आपका आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो क्यों जीरो होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि आउटसाइड में, दोनों आउटसाइड में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी, उसके दूसरे एंड में एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसके कारण डायमेट्रिकली वह ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए हर चीज़ का कारण है, तो इसलिए आपका क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के आउटसाइड में आपका जीरो होता है, लेकिन भीतर मैग्नेटिक फील्ड है, और वह कितना है, न्यू नॉट एन डॉट आई, दैट इज द एन स्मॉल एन, इट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसी तरह आप देखिए जब आपका ये हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोले, सॉलिनॉइड के बारे में बोले, तो यही सेम चीज़ अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं तो आप कैपेसिटेंस में देखिए, कैपेसिटेंस में भी वही सेम बात है कि प्लेट के बाहर कैपेसिटेंस, तो आपको पता है कैपेसिटर होता क्या है, ये दो प्लेट होता है और बीच में आपका एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, या तो एयर या तो कोई दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल उसमें डाला जाता है। तो कैपेसिटर मतलब कि दो प्लेट होता है। तो उस प्लेट में देखिएगा कि प्लेट के दोनों तरफ, आउटसाइड प्लेट में देखिए वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखिए इंटरेस्टिंग, इधर आपका सॉलिनॉइड में भी बाहर जो है, आपका सॉलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, उसी तरह आपका कैपेसिटर में भी आपका प्लेट के बाहर जो है, प्लेट के आउटसाइड में, ये दो प्लेट है, प्लेट के आउटसाइड में, दोनों आउटसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर फील्ड कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन कैपेसिटर के भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वह क्या है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि वहाँ पर भी देखिए प्लस का भी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, निगेटिव प्लेट का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है, इसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जो आप गॉस लॉ में पढ़े हुए हैं उसमें सीट का जो एक किसी भी सीट का जो अगर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट में, तो आउटसाइड दैट प्लेट किसी भी पॉइंट में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह निगेटिव के लिए भी 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को प्लस होता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो जाता है। और इसी के कारण आपका क्या होता है कि दोनों को ऐड करने पर वहाँ पर आपका भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए दोनों के बीच का देखिए सेम चीज़ आ रहा है, आपको सॉलिनॉइड के बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है लेकिन भीतर है, कैपेसिटर में देखिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज हाउ यू कंपाइल द थिंग, इस तरह से आप कंपाइल कर रहे हैं। फिर देखिए आपका दूसरा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि कैपेसिटर में आप जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो उसी तरह अगर एक सॉलिनॉइड है, एक कॉइल है, उसके भीतर अगर आप एक मैग्नेटाइजेशन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल्स अगर उसमें डालते हैं भीतर तो उसका भी सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो देखिए दोनों में सेम इफेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है, जो आपको तो पहले पता है मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है कि अगर सॉलिनॉइड के भीतर अगर आप एक मैग्नेटाइज नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल अगर आप डालते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। नाउ कम्स द फैक्ट दैट व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन होता है कि नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नेट डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया कि हम एक मैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन मान लेते हैं, उस डोमेन में हर डोमेन में एक हम हर डोमेन को हमने क्या एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मैग्नेटाइजेशन जो हो गया वह डोमेन ही करेगा, तो इसका मतलब हो गया वह डाइपोल ही करेगा। तो मैग्नेटाइजेशन होता है ये नेट डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के भीतर अगर हम नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल डालते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है आपको। और एक बात हमको बोलना पड़ेगा कि क्या है, देखिए जब सॉलिनॉइड है उसमें हम करंट प्रोड्यूस नहीं, हमारा हर बार प्रोड्यूस आता है, प्रोड्यूस नहीं, अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो उसके भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम उसको क्या कंसिडर किए हैं कि उसको हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से किए इसको, क्योंकि ये भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये भी मैग्नेटाइजेशन, कॉइल भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और इधर एक मटेरियल है वह भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वह प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ये करंट फ्लो के कारण। तो इसलिए दोनों का यूनिट एक ही है, लेकिन हमने डिफ्रेंशिएट करके रखा है ताकि ये क्लियर हो कि आपका जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट फ्लो करने के कारण जो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, उसको हमने H से डिनोट किया, कैपिटल H से डिनोट किया गया है, उसको हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहा गया है। और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसको हमने मैग्नेटाइजेशन कहा है। तो अब जब अगर मैग्नेटाइजेशन मटेरियल जो है अगर सॉलिनॉइड के भीतर रखा जाता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है न्यू नॉट, रिलेट किया गया है किस तरह से कि B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस M, कैपिटल H प्लस M से उसको कंपेयर किया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम एक सॉलिनॉइड के भीतर नॉन जीरो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल अगर हम भीतर रखते हैं तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। उसी तरह कैपेसिटेंस के बीच में अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी बढ़ जाता है। तो देखिए दोनों किस तरह से हम कंपाइल कर रहे हैं। तो फिर इधर देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसको हमने K से ट्रीट किया हुआ है वह क्या है, K इज इक्वल टू C बाई C नॉट। What is C? C, it is the capacitance when a dielectric is fitted between the plates, between the two parallel plates। और C नॉट है जब वहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक था नहीं, ओनली एक वैक्यूम था, मतलब दो प्लेट के बीच में। तो K इज इक्वल टू C बाई C नॉट। उसी तरह आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपका, हमने आपको बोला कि जैसे कि कैपेसिटेंस में क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला ही है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक C बाई C नॉट। C क्या होता है? C होता है आपका कैपेसिटेंस, जबकि आप डाइलेक्ट्रिक उसमें भीतर डाइलेक्ट्रिक है, और C नॉट है जबकि डाइलेक्ट्रिक नहीं है। उसी तरह आप जाइए इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं, उसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस आई एम concentrating on magnetism, that means on magnet, electric field and magnetic field I am correlating it। so यह मैग्नेटिक, इसलिए हम ये इस मैग्नेट की तरफ या मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस तरफ, उस टॉपिक की तरफ हम देख रहे हैं। उस टॉपिक की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ भी कैसा, क्या हम बोला कि एक सॉलिनॉइड है, उसके भीतर अगर नॉन जीरो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल अगर डालते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और हमने M को मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल बोला, और कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो, इसका कारण अलग है, वह उसमें करंट जाने के कारण हुआ है, और ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, तो इसके लिए हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी रख दिया है। तो यहाँ भी देखिए एक कोरिलेशन है, उसको मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को H से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ भी देखिए M बाई H इज इक्वल टू अ कांस्टेंट दैट इज मैग्नेटिक ससेबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिक ससेबिलिटी। तो यहाँ M क्या है? M है जो ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, और H क्या है? ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द coil, solenoid coil when current is flowing through that coil। तो देखिए दोनों के बीच में फिर हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आ रहा है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वह है C बाई C नॉट। C है जब उसमें डाइलेक्ट्रिक है, और C नॉट जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इधर है मैग्नेटिक ससेबिलिटी, दैट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके बारे में आ गया? कॉइल के बारे में आ गया, जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है। वहाँ भी आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है C बाई C नॉट। C बाई C नॉट मतलब C है कैपेसिटेंस, जब वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें रखा गया था, और C नॉट है जब वहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। तो उसी तरह यहाँ भी कांस्टेंट है। वहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड B, जो मैग्नेटिक फील्ड B है वह क्या है? वह हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फील्ड इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, वह टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और H जो है वह मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जब वहाँ पर कोई मैग्नेटाइजेशन मटेरियल नहीं था, ओनली द सॉलिनॉइड था। तो देखिए दोनों के बीच में एक ही रिलेशंस आ रहा है। तो इस तरह से आपको मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये दैट इज मैग्नेटिज्म, इस दोनों को आप कैसे लिंक कर सकते हैं, लिंक कीजिएगा। तो अगर आप लिंक कर सकते हैं दोनों के बीच में, अगर आप लिंक कर देंगे तो आपको
समझने में काफ़ी इजी होगा और हर एक का कारण आपको जानना पड़ेगा। तो ये देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमने कैसे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से हमने इस दोनों चीज़ को लिंक किया है, इंटरलिंक किया है। सो योर स्टडी प्रोग्राम मस्ट बी इन सच ए वे दैट यू मस्ट बी एबल टू लिंक बिटवीन द टू दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कि इसी से लिंकिंग देखिए कि जब भी आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब कि चार्ज फ्लो होने पर, करंट फ्लो होने पर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ही जाता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही साथ जाता है, जिसके कारण हमने और फर्दर थ्योरी डेवलप कर दिया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर दिया। तो ये लिंकिंग आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह का है कि आपका यहाँ पर देखिए कि चार्ज को, अब देखिए चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या घटना घट रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घटना घट रहा है कि अगर चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी फील्ड के किसी भी पॉइंट में अगर आपको एक अलग सा चार्ज, एक डिफरेंट चार्ज ऑफ सेम साइन और ऑफ ऑपोजिट साइन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर देखिए कि हमने चार्ज Q के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड हमने चार्ज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज Q के कारण हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। Q के कारण, बिकॉज ऑफ दिस Q, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। लेकिन आप इधर अगर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर घटना किस तरह से घटता है। देख, यहाँ पर घटना घटता है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को विथ सम वेलोसिटी आप उसमें इंसर्ट करते हैं। That means there is an existing magnetic field, and in that existing magnetic field you are inserting a charge with some velocity। अगर वेलोसिटी इंसर्ट करते हैं तो उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू Q डॉट V क्रॉस B। देखिए दोनों में मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज के ऊपर जो फोर्स देगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज के ऊपर जो फोर्स देगा वह है आपका फोर्स दैट इज Q V क्रॉस B है। लेकिन इधर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q चार्ज है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी किसी भी फील्ड के भीतर अगर आप एक दूसरा चार्ज ला करके रखते हैं तो उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा, उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा दैट इज QE। उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा, देखिए कंडीशन, उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो उस चार्ज को आप एक वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ेगा। आपको उस चार्ज को एक वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ेगा, तभी आपका वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो देखिए किस तरह से हमने दोनों चीज़ को लिंक किया है। तो इसी तरह से आपका जब आप लिंक कीजिएगा तो विथ फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला और ये थ्योरी तो हो गया। अब अगर आपको और अच्छा मार्क्स लाना है तो हर एक का आपको उसका यूनिट, SI यूनिट आपको क्लियर होना पड़ेगा। SI यूनिट जैसे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, तो उसी तरह आपका फोर्स का जैसा न्यूटन होता है, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये तो न्यूटन ही होगा फोर्स। तो इस तरह से, और द कांस्टेंट्स, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट्स जो है, जो आपका हर एक जो उसका अगर आप यूनिट
या उसका वैल्यू याद रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये तो आपको प्रॉब्लम सम में दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर यू कैन इफ़ यू कीप इट इंटर रिलेटिंग, तो इंटर रिलेटिंग करने पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ज़्यादा इजी हो जाएगा। और सबसे बड़ा फैक्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त आपको हर एक का आपको ये हर एक का आपको ऐसा यूनिट अच्छी तरह से क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप मतलब कि कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर आपका क्या आ गया, वहाँ पर पोटेंशियल आता है। तो पोटेंशियल आता है तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वह हो गया आपका, दैट मीन्स या वहाँ पर आपको एक पोटेंशियल आ जाता है। तो पोटेंशियल का आपको उसका फॉर्मूला अलग से होता है, Q/4πε0R हो जाता है। तो ये देखिए ये पोटेंशियल वहाँ पर आता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पोटेंशियल आया। तो जैसा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चार्ज आया, चार्ज से फील्ड आया, फील्ड से पोटेंशियल आया, तो उसी तरह चार्ज आया तो चार्ज में आपको उसमें आपका कूलम्ब्स फोर्स आया, फिर कूलम्ब फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर पोटेंशियल आया, फिर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आया। तो उसी तरह यहाँ पर भी वहाँ पर भी आपको क्या है, आपको डाइपोल आया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आया। इधर भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, जब थोड़ा यहाँ पर डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर वह टर्क होता है, वहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो सिमिलरली देखिए आप मैग्नेटिक में मैग्नेट आएगा, मैग्नेट में क्या आएगा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फ्लक्स आता है। तो फ्लक्स में आपका सरफेस में आपको फ्लक्स मिलेगा, लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं तो उसमें आपको सरफेस में फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना वह निकल गया। तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स है ही नहीं, तो आपको वहाँ पर सरफेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं। तो इस तरह से फिर आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेट से आया, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आया, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स आया। तो यहाँ पर फोर्स का सबसे बड़ा बात है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, that means in an existing magnetic field a charge must move with some velocity, then only the external magnetic field will exert a force on the charge and that is equal to F is equal to QV क्रॉस P। फिर देखिए यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन डिफरेंस यही आ रहा है कि वहाँ पर चार्ज सिंपल प्लस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आपका मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर लेकिन आपको यहाँ पर अगर कोई भी लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। और इसमें इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आपका है 2a डॉट क्यू है, तो 2a.q है, तो इधर है I इंटू ए। आई हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड a इज़ द एरिया ऑफ द लूप। सो देखिए इस तरह से आपको लिंक करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो गया कि गॉस लॉ लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगता है। तो यहाँ पर देखिए गॉस लॉ होता है कि चार्ज भीतर रहता है और आपका सरफेस बाहर रहता है, और यहाँ पर आपका करंट भीतर रहता है और उसके चारों तरफ आपको जो लूप लिया गया है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको कैलकुलेशन होता है। आपने आई एनक्लोज होता है, यहाँ पर चार्ज एनक्लोज होता है। देखिए यह गॉस लॉ में चार्ज एनक्लोज होता है और एम्पियर्स लॉ में आई एनक्लोज होता है। तो यहाँ गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होता है, एम्पियर्स लॉ में एम्पियर लूप होता है। तो इस तरह से देखिए हम कैसे दोनों को कंपाइल कर रहे हैं। तो इसमें
एम्पियर में करंट एनक्लोज होता है तो आपके चारों तरफ एक एम्पियर लूप होगा, तो वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये एम्पियर लूप एम्पियर लॉ से निकलेगा, सर्किटरी लॉ से निकलेगा। और इधर गॉस में अगर चार्ज भीतर है तो चारों तरफ उसका सरफेस में कितना फ्लक्स होगा वो आपको कौन बताएगा, आपको गॉस लॉ बताएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक द these two topics, and if you are able to link these two topics, that means you have a clear concept of it, and this is the way you have to study. Remember that while making this comparison, do never go, that is you not make your summary, but the summary is not in such a way that these are the formulas and these are the formulas in this chapter, so I have remembered this formula and my chapter is over. This is not the way to summarize your chapter. Only the formula will not summarize your chapter. You have to have a deep knowledge of this chapter, so of the chapters, then only you will be able to answer this conceptual questions in your board examination. So never try to summarize it by taking the formulas, only the form in this chapter, these are the formulas and I have written these formulas and I have completed that, this I have, the chapter is over. If you go in this way, no doubt you will be able to solve the problems, and if there is a little bit of conception, if there is a little bit of missing in the conception, then while solving the problem you may face difficulty. So remember that you have a deep study, and at the same time remember that all the SI units must be clear to you, then only you will be able to obtain good marks in your examination.